नमस्ते। मित्र, हम देख रहे थे प्रेमचंद की कहानी सुजान भगत। इस कहानी में पारिवारिक यथार्थ बनाम सुजान भगत को हमें देखना है। परिवार भारतीय समाज की प्राथमिक इकाई है। मुंशी प्रेमचंद जी ने अपने संपूर्ण लेखन में नगर, समाज अथवा उच्च वर्गीय समाज से हटकर व्यापक ग्राम समाज तथा मजदूर, किसान के जीवन की दशा का और दिशा का चित्रण अपनी कहानियों के अंतर्गत किया है। और उसी तरह से सुजान भी एक साधारण सा निम्न दर्जे का किसान था। उसके परिवार के अंतर्गत उसकी पत्नी के अतिरिक्त 2 बेटे थे। सुजान अपनी खेती में बहुत खूब मेहनत करता है। उसकी खेती में पैदावार भी उसकी मेहनत के अनुरूप ज़्यादा होती है। स्वाभाविकता सुजान के ऊपर पूरा परिवार आधारित है। कुछ पैसे सुजान के हाथों में आते तो उसकी प्रवृत्ति या उसकी वृत्ति धर्म की ओर ओढ़ती है। पैसे आने से वह अपने परिवार में साधु संतों को बुलाकर उसका आदर सत्कार करने लगता है। अनेक सरकारी, अर्ध सरकारी कर्मचारी सुजान के घर पर ठहरने लगते हैं। पूरा गांव सुजान के इस कृत्य से, इस कार्य से प्रभावित हो जाता है। फिर उसके बाद वह गांव के पानी पीने की समस्या को निपटाना चाहता है और उसी समस्या को निपटाने के लिए खुद वह अपने गांव में एक कुआं खुदवाता है तथा इस कुएं में पानी आने पर वह अतिशय खुश हो जाता है। इस कुएं के पानी का पूजन करने के लिए गांव में ब्रह्म भोज का आयोजन भी वह करता है। फिर उसके साथ साथ उसने भगवान के सामने जो मन्नत मांगी थी कि मैं जिस वक्त कुआं खोदूंगा या खुदवाऊंगा तो उस वक्त पानी लगने के बाद मैं गया आ जाऊंगा। तो इसी तरह से सुजान बार बार अपने पत्नी के सामने गया जाने की जिद करती है तो बार बार उसकी पत्नी उसे रोकती है। तो वे वहाँ से रुकते नहीं है। एक दिन वे चले जाते, गया से वापस आ जाते हैं और वापस आने के बाद ब्रह्म भोज का आयोजन होता है। गया से लौटकर सुजान महतो सुजान भगत हो जाता है। इन्हें यहीं पे कहने का मकसद है कि उसका पूरा ध्यान धार्मिक कार्यों के और ज़्यादा मुड़ता है। परिवार के बाकी के जो सदस्य हैं वो परिवार के बाकी के सदस्य इसके ऊपर रुस जाते हैं। सुजान परिवार का मुखिया होकर भी अब वो अपने परिवार के अंतर्गत के अधिकार को खोने लगता है। एक दिन जब उसकी पत्नी बुला के ओखली में दाल छांट रही थी तो उसी वक्त द्वार पर कोई भिक्षुक भीख मांगने के लिए आ जाता है। जब भिक्षुक भीख मांगने के लिए आ जाता है वो भिक्षुक कोई धीरे से आवाज देता नहीं है। ओखली में दाल छांट रही थी। ओखली को पता है आपको? आजकल मिक्सर ग्राइंडर आ चुके हैं, लेकिन वो जो ओखली रहती है ना, वो जमीन में गाड़े हुए पत्थर की,
उसके अंतर्गत दाल को छांटने लगी है, छांटना है ना, कूटने लगी है, ठीक करने लगी है, उसकी मरम्मत करने लगी है। तो भीख मंगा द्वार पर जोर जोर से भीख मांगने की आवाज़ देने लगा है, गुहार करने लगा है, जोर जोर से आवाज़ देने लगा है। तब उस आवाज़ को सुनकर सुजान का बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ तुम भीख मंगे को भी दे दो। इस पर शायद बुलाकिया ने, सुजान की पत्नी बड़े उपेक्षित भाव से बोलती है, वो कहती है, भगत के पाँव में मेहंदी लगी है, क्या कुछ ले जाकर नहीं दे देते? क्या करे, मेरे 4-4 हाथ है, क्या करे, मेरे 4-4 हाथ हैं। फिर इसके ऊपर सुजान का बेटा बोलता है, अरे वो तो क्या दिन भर में एक ना एक कुछ तो भी क्षण निकालते रहते हैं। 100 दफ़े कह दिया कि तुम घर गृहस्थी के मामले में न बोला करो, पर इनसे बिना बोले रहा नहीं जाता। यह है सुजान के परिवार में उसकी स्थिति का नग्न यथार्थ चित्रण। ये कहने का मतलब यह है कि ना घर का ना घाट का इस प्रकार की अवस्था उसकी अपने बीवी सुलाखी ने और बच्चा भोला ने कर दिया। जो कष्ट करता है, मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद भी एक भिक्षुक को दान देने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। भिक्षुक जोर जोर से दरवाजे पर चिल्लाने लगा है, भीख मांगने लगा, याचना करने लगा है। उस याचना के लिए उसके पास देने के लिए कुछ नहीं है। जब बेटा अपनी माँ से कहता है कि कोई तो भी दरवाजे पर आया है, उसे भीख दे दो, तो उसके ऊपर उपेक्षित भाव से जो वक्तव्य किया जाता है कि महंतों के पैरों में, यानी भगत के पैरों में या सुजान के पैरों में कोई मेहंदी लगी नहीं है कि वो उठकर नहीं दान दे सकते। अरे जिसके हाथ में ही कुछ नहीं है वो क्या देगा दूसरों को? ऊपर से बेटा ताने कसने लगता है, बीवी ताने कसने लगती है, चहो और से इसके ऊपर ताने ही ताने हैं, और ताने के मारे वो बेचारा पिघलता हुआ महसूस होने लगा। सुजान का बेटा भी अपने पिता की अवहेलना करता है। तब एक जगह पर अपनी माँ से बताना चाहता है, तब माँ उससे कहती है, बेटा बहुत अच्छा किया तुमने, उन्हें बकरी दिया करो, 10-5 दफे मुंह की खा जाएंगे तो आप बोलना छोड़ देंगे। मैं बकरी दो उसे, जो कहना है उसे कहने दो। वो हमारी तो सुनता नहीं है, जब तक हमारी वो सुनता नहीं है तब तक शायद उसे बकने दो। यही अवस्था अगर किसी कष्ट करने वाले किसान की है या परिवार के अच्छे सदस्य के है घर में, तो शायद उसकी यथार्थ चित्रण के अलावा और क्या हो सकता है। जहां मुखिया को ही बोलने तक की आज़ादी नहीं है, जहां घर के मुखिया तक को बोलने की आज़ादी नहीं है, इन्हें पूरी तरह से मुखिया को बंदिस्त कर डाला है। अब तो हद हो गई है। वो भिक्षुक जोर जोर से चिल्लाने लगा है, चिल्लाने के बाद भी उसे कोई भीख देता नहीं। तो सुजान उठकर घर में अंदर चला जाता है। और पत्नी से प्रतिवाद करता है, पत्नी से बोलता है, कहता है। बोलने के बाद भी पत्नी कोई सुनती नहीं है। तब वो अपनी हाथ से ही एक छबड़ी जौ भरकर
उसे चुटकी में पकड़कर भिखारी को देने के लिए चलता है। छबड़ी नाप जो अनाज को नापने के लिए होता है, उसमें से सबसे छोटा नाप लेकर वो अपनी चुटकी में पकड़कर भिक्षुक को देने के लिए निकल पड़ता है। वो अपने हाथ से छूटकर कहीं गिर न पड़े, इतनी तेजी से वो चलता है। तो उतने में वहां से भोला बेटा उनके हाथ से वो छबड़ी छीन लेता है और त्योरिया बदलकर बोलता है वो बेटा उसे, सैंत का माल नहीं है जो लूटे जा रहे हैं। छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं, तब दाना दाना घर में आ जाता है। सुजान इस वक्तव्य को लेकर खिसिया जाता है और फिर वह भिखारी को बहना बताकर वापस भेज देता है। उसके बाद वो वृक्ष के नीचे बैठकर सोचता है, अपने ही घर में यही इसी प्रकार से मेरा अनादर है। अभी वो अपाहिज नहीं है, हाथ पांव उसके थके नहीं है, घर का कुछ न कुछ काम वो करता ही रहता है। उस पर यही अनादर, उसने ही घर बनाया है, यही सारी विभूति उन्हीं की वजह से है और यही सब कुछ फल उसके श्रम का है। पर अब भी इस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं। अब वह द्वार का कुत्ता है, पड़ा रहे और घर वाले जो रूखा सूखा दे दे वो खाकर पेट भर लिया। ऐसे जीवन को धिक्कार है। यही है इस कहानी का प्रथम पक्ष, जहां तक आकर पुरानी पीढ़ी का नेतृत्व करता सुजान अपने अनादर के कारण विद्रोह या यूं कहे कि चुनौती स्वीकार करने पर उतर आता है और घोषणा करता है, सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता। इस ऐसे घर के पीछे ही अस्ता अनस्ता, अच्छे बुरे नए पुराने सभी प्रकार के द्वंद्व छुपे हैं। और इसी कहानी का दूसरा पक्ष वहीं पे बोलता हुआ दिखाई देता है। नई चेतना योग, फिर से चेतना भरने का काम सुजान के अंतर्गत होता है। ये कहानी का दूसरा पक्ष यही पे बतलाता है। वो पेड़ के नीचे बैठे बैठे सोचने लगता है, दोगुनी अवस्था हो चुकी है कि एक मन उसका कहता है कि इस घर में मेरे हालात उस कुत्ते के समान है, जितना कुत्ते को डाल दिया उतना कुत्ता उसे चाट कर खा लेता है और उससे अपना उधर निर्वाह भाग लेता है, पूरा कर लेता है। ये उसके कहानी का प्रारंभ या प्रथम पक्ष है। दूसरे पक्ष के अंतर्गत वो कहता है कि नहीं, अब तक जो हुआ सो हुआ, अब ये सुजान फिर से कष्ट कर लेगा। मैंने अब तक इस धरती के ऊपर धन धान्य उपजाया है, अपने बाल बच्चे और बीबी को कर दे दिया है। तब तक बीबी और बच्चों के मुंह बंद थे, अब उन्होंने मुंह खोले हैं तो उनके मुंह बंद करने का कार्य मैं अभी से करूंगा। क्यों? मेरे ही अधिकारों से मेरे ही घर वाले मुझे छीनने लगे हैं, अधिकार से अलग करने लगे हैं, तो उन्हीं अधिकारों को मैं फिर से हासिल कर लूँगा। इस प्रकार की सोच को लेकर शायद यहीं पे सुजान वल्लभ फिर से कष्ट करने की कोशिश करता है। इस प्रसंग के अंतर्गत प्रेमचंद जी ने परिवार के अंतर्गत की विडंबनापूर्ण स्थिति को व्यक्त करने का काम, परिवार में तनाव और बिखराव क्यों आता है ये भी बतलाने का काम शायद यहीं पे प्रेमचंद जी ने किया है।
तनाव एवं बिखराव अगर कोई आ जाता है, कोई कष्ट कर लेता है, कष्ट करने के बाद अगर अपने मन के अनुरूप वो चलने की कोशिश करता है, उसे टोकने की या रोकने की जहाँ पे कोशिश होती है, वहीं पे शायद लगता है उस मन को तसल्ली पहुँचती है, और तसल्ली की वजह से, परेशानी की वजह से शायद किसी भी अवस्था के अंतर्गत हम क्यों न हो, बल्कि अंदर से मन टूटता है, और अंदर से मन टूटने की वजह से शायद अवस्था एक तनाव की निर्माण हो जाती है, बिखराव की निर्माण हो जाती है। इस प्रकार की संवेदना को लेकर शायद प्रेमचंद जी ने सुजान भगत और बुलाखी और भोला इन तीनों के द्वारा चित्रित करने का काम किया है। ने यहीं पे हमें आवश्यकता है एकजुटता से रहने की। ये संदेश शायद प्रेमचंद जी ने इस कहानी के अंतर्गत किया हुआ दिखा देता है। प्रेमचंद अपने कहानियों के अंतर्गत सिर्फ व्यक्तिगत परिप्रेक्ष्य में न देखते हुए सामाजिक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत वे देखते हैं। अहमवाद तथा वैयक्तिकता मनुष्य की जड़ता को, मनुष्य के पतन को कारण बन सकती है। सुजान भगत के माध्यम से प्रेमचंद ने संयुक्त परिवार में घटित होने वाले चित्रण को यथार्थ नग्न रूप से संकेतित करते हुए एक आदर्श रूप की संकल्पना भी प्रस्तुत करने का काम इस पारिवारिक यथार्थ बनाम सुजान भगत इस मध्य के अंतर्गत या इस कथानक के अंतर्गत एक छोटे से परिवार का जो चित्रण यहीं पे किया है कि अपने ही परिवार के अंतर्गत आपको ही या खुद को ही अगर इज्जत नहीं है, खुद को ही कोई अधिकार नहीं है, या खुद की कोई चलती नहीं है, सब कुछ ढोते हुए भी, सब कुछ कष्ट उठाते हुए भी, या परिवार की सभी जिम्मेदारी उठाते हुए भी अगर हमें परिवार के अंतर्गत इस प्रकार की अवस्था को झेलना पड़े, तो स्वाभाविकता शायद कष्ट करने वाला या मेहनत करने वाला व्यक्ति अपने परिवार के खिलाफ लड़ सकता है, संघर्ष कर सकता है। प्रस्तुत कहानी के अंतर्गत ये भी दिखा देता है कि इसकी मानवता को हरण करने का काम शायद जहाँ कहाँ हो चुका है, उसके पीछे शाश्वत मूल्य छुपे हुए दिखाई देते हैं। ने सामाजिक भावना के अंतर्गत बाधा न पहुँचे, इस प्रकार के विचार को लेकर पारिवारिक यथार्थ बनाम सुजान भगत यह संकल्पना शायद प्रेमचंद जी ने अपने इस कहानी के अंतर्गत व्यक्त की है।